विद्यार्थियों नमस्कार। आज एक बार पुनः कल जो हमारी क्लास हुई थी, कल हमारी उस क्लास के बाद आगे हम चर्चा शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा था आर्थिक अवधारणाएं। और पुरानी क्लास के साथ एक बार मैं जोड़ते हुए बात करूं, आर्थिक अवधारणाओं में हमने देखा था कि विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, जिन्हें हमने 5 भागों में विभक्त करके देखा था, जिसमें एक देखा था उपभोग, दूसरा उत्पादन, तीसरा विनिमय, और चौथा वितरण। पांचवा राजस्व। कई बार हम कहें व्यापार, हम कहें वाणिज्य, तो ये विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं व्यक्तियों के द्वारा संपादित की जाती। अब इन आर्थिक क्रियाओं से, अब ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं जिस परिक्षेत्र में संपादित की जा रही हैं, जैसे मान के चले हम वैर कस्बे में रह रहे हैं, वैर कस्बे में ये सभी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। तो अब वैर का वो परिक्षेत्र जिसमें ये समस्त आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं, ये पूरा परिक्षेत्र, ये कहलाता है अर्थव्यवस्था। कहने का मतलब एक ऐसा परिक्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां या आर्थिक क्रियाएं, एक ऐसा परिक्षेत्र जिसमें ये समस्त आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं, उसे हम अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मतलब अर्थ यानी आर्थिक गतिविधियां और व्यवस्था यानी एक संरचना, यानी वह एक संरचनात्मक इकाई। ये पूरी एक इकाई हो गई। जैसे वैर कस्बे का हमने नाम लिया, अभी अगर हम इसको थोड़ा और व्यापक करते हैं और अगर इसको हम जिले के लेते हैं तो भरतपुर जिला, और थोड़ा व्यापक करें तो राजस्थान, ये राजस्थान का पूरा परिक्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, एक ऐसी संरचनात्मक इकाई जिसमें विभिन्न गतिविधियां संपादित होती हैं, वो क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब जैसे इसके उदाहरण के तौर पर अगर हम देखना चाहें, तो उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे हम कह सकते हैं कि भाई देश के हिसाब से अगर देखें तो कहेंगे हम भारत की अर्थव्यवस्था, क्योंकि भारत यानी भारत के पूरे परिक्षेत्र में, भारत की भौगोलिक सीमाओं में या भारत के परिक्षेत्र में जो गतिविधियां संपादित की जा रही हैं, जो आर्थिक गतिविधियां संपादित की जा रही हैं, तो उन सबको क्या कहेंगे हम? भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक उसी प्रकार से अगर अमेरिका में, अमेरिका के परिक्षेत्र में ये विभिन्न गतिविधियां की जा रही हैं, तो उसे हम कहेंगे अमेरिका की अर्थव्यवस्था। ऐसे ही इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था, ऐसे ही फ्रांस की अर्थव्यवस्था। तो कहने का मतलब हमने उन सीमाओं के आधार पर इन संरचनात्मक इकाइयों का नामकरण कर दिया है। तो यहां पर हमारे दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कि एक ऐसी संरचनात्मक इकाई
जिसमें विभिन्न आर्थिक गतिविधियां संपादित होती हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब अर्थव्यवस्था में इसके ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और भी गतिविधियां संपादित होती हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था एक प्रकार से अगर हम कहें, जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी भी विषय के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है सैद्धांतिक और दूसरा पक्ष होता है उसका व्यवहारिक। जैसे विज्ञान में हम देखते हैं, जैसे कहा कि अभी गुरुत्वाकर्षण का आप लोग नियम पढ़ते हो, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी वस्तु को अगर आप एक निश्चित वेग से कम ऊपर की ओर फेंकोगे तो वह वापस जमीन की ओर आएगी। ये सिद्धांत है। अब आपने बॉल लिया और बॉल को उछाल लिया और देखा कि वास्तव में बॉल नीचे आ रही है। ये क्या है? ये प्रैक्टिकल व्यवहार है। ठीक उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था भी विभिन्न प्रकार के आर्थिक सिद्धांतों का व्यवहारात्मक रूप होता है। जो सिद्धांत बने हुए हैं अर्थशास्त्र के, जो आर्थिक सिद्धांत गढ़े गए हैं, उन सब का व्यवहारिक पक्ष हमें कहां देखने को मिलता है? अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। अब बात अर्थव्यवस्था से अगर हम आगे बात शुरू करें, अब इस अर्थव्यवस्था में जो ये गतिविधियां संपादित हो रही है, इसको हम 3 क्षेत्रों में बांट करके देखते हैं। कितने क्षेत्रों में बांट करके देखते हैं? 3 क्षेत्रों में बांट करके इसको देखा जाता है। विभिन्न मापदंडों के आधार पर, मापदंड अलग अलग होते हैं, हम इसे 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, जिसमें सबसे पहला हम बात करें प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब अर्थव्यवस्था में जो गतिविधियां होती हैं, उनको विभिन्न मापदंडों के आधार पर हमने इस अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर। 3 क्षेत्रों में हमने इसको विभाजित कर दिया। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। कक्षा 10वीं के स्तर के अनुरूप ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको जानना। द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र जो है वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल किया जाए। यानी सीधे ही हम वे गतिविधियां, ये जो गतिविधियां हम कर रहे हैं, उन गतिविधियों में से वे गतिविधियां जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, जैसे किसान खेती करता है, जैसे कपास उत्पादन करना है तो प्राकृतिक संसाधन भूमि का इस्तेमाल करेगा, जल का उपयोग किया जाएगा, तापमान, वर्षा, ये सारी चीजें, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन। तो कहने का मतलब, चाहे गन्ने का उत्पादन करेगा तो कपास, गन्ना, गेहूं, सरसों, चावल, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए प्राथमिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण भाग होता है कृषि। अब दूसरे कृषि के साथ में ही समांतर रूप से दूसरी जो गतिविधि की जाती है वो होता है पशुपालन, क्योंकि
कृषि और पशुपालन एक दूसरे से संबद्ध व्यवसाय है, एक दूसरे से संबद्ध कार्य है। कहने का मतलब कृषि के उत्पाद पशुपालन में उपयोग किए जाते हैं और पशुपालन के उत्पाद कृषि में इनपुट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसी के साथ दूसरा जुड़ा हुआ व्यवसाय जो होता है वो होता है पशुपालन। तो पशुपालन जो कि यहां भी प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल होता है। तीसरा होता है मत्स्य पालन। और चौथा होता है खनन। कहने का मतलब प्राथमिक क्षेत्र जिसमें मुख्य रूप से कृषि का योगदान रहता है, क्योंकि ये क्रियाएं कृषि और उससे संबंधित जुड़ी हुई हैं, इसलिए इस प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि व सहायक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम प्राथमिक क्षेत्र को किस नाम से भी जानते हैं? कृषि और सहायक क्षेत्र, क्योंकि कृषि और उसके साथ में होने वाली गतिविधियां। यहां पर एक चीज और थोड़ी सी मैं स्पष्ट कर दूं कि जब कृषि के साथ में पशुपालन किया जाता है, थोड़ा सा कई बार एक नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जब कृषि और पशुपालन दोनों गतिविधियां एक साथ संपादित की जाती हैं तो उसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मिश्रित कृषि के नाम से उसको हम जानते हैं। तो इस प्रकार से प्राथमिक क्षेत्र जिसे हम कृषि और सहायक क्षेत्र कहते हैं, इसके अंतर्गत ये गतिविधियां सम्मिलित होती हैं। अब हमने यहां देखा प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधन, भूमि, तापमान, वर्षा, जल, इन सभी का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है उत्पादन के लिए, उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक साहब, जैसे कपास का उदाहरण लिया, गन्ने का। अब बात हम करते हैं द्वितीयक क्षेत्र। अब देखिए, जैसा आप स्कूली एजुकेशन में देखते हो प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी, तो प्राइमरी एजुकेशन जैसे ही पूरी होगी, प्राइमरी के बाद कौन सा आता है? सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब 1 से 8 खत्म हुआ तो 9 से 10 शुरू हो जाता है। लेकिन ये है 9 से 10 जो होता है, क्या वो 1 से 8 का ज्ञान इस्तेमाल नहीं करता? बिल्कुल करता है। ठीक उसी प्रकार से द्वितीयक क्षेत्र जो होता है, द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनमें रूप परिवर्तित कर उनकी मूल्य वृद्धि करने का कार्य करता है। क्या करता है? प्राथमिक क्षेत्र से निकले हुए या उत्पादित किए गए उत्पाद का रूप परिवर्तन और मूल्य वृद्धि का कार्य करने वाला क्षेत्र वो कौन सा क्षेत्र है? वो द्वितीयक क्षेत्र है। जैसे अभी मैंने कपास का उदाहरण लिया था। अब कपास का जो उदाहरण लिया, कपास उत्पादन हुआ क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का सीधा इस्तेमाल किया गया था, इसलिए वो प्राथमिक क्षेत्र था। लेकिन जब कपास उत्पादित हुआ तो और कपास से जब सूती वस्त्र बनाया जाएगा तो चूंकि वहां उस कपास का रूप परिवर्तित हो रहा है और उसके मूल्य में वृद्धि भी हो रही है, इसलिए वो क्रिया किसकी हो गई? द्वितीयक क्षेत्र की। अब कपास कहां जाएगा? उद्योग में जाएगा। और इसलिए द्वितीयक क्षेत्र को मुख्य रूप से, क्योंकि उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इसका एक अन्य नाम और है जिसे हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम इंडस्ट्री सेक्टर भी कहते हैं। जैसे कृषि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि और सहायक क्षेत्र कहते थे, उसी तरीके से द्वितीयक क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों का रूप परिवर्तित कर उनमें मूल्य वृद्धि की जाती है। ये मूल्य वृद्धि का जो कार्य होता है वो किसी कारखाने में हो सकता है संगठित रूप से, या असंगठित रूप से वो कहीं घर पर भी हो सकता है। तो जैसे कपास का उदाहरण लिया, ठीक वैसे ही गन्ने का उदाहरण है। गन्ना उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र। अब गन्ने से जब क्या बनाया जाएगा? गन्ने से बनाया जाएगा चीनी, और जब चीनी उत्पादन होगा तो वो कौन सी गतिविधि है? वो द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि है।
इसमें अगर हम देखें तो द्वितीय क्षेत्र की महत्वपूर्ण गतिविधि आती है उद्योग, और दूसरी इसी में आती है विनिर्माण। विनिर्माण कहने का मतलब हम यहां औद्योगिक गतिविधियां और मैन्युफैक्चरिंग का काम इसके अंतर्गत करते हैं। तीसरा इसी के अंतर्गत जो कि महत्वपूर्ण रूप से उद्योग विनिर्माण से ही जुड़ा हुआ होता है, जो है ऊर्जा, एनर्जी। तो इस प्रकार ये द्वितीय क्षेत्र है। अब यहां देखिए साहब, ये प्राथमिक हुआ, ये द्वितीय, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का इस्तेमाल द्वितीय क्षेत्र में किया जाता है, और द्वितीय क्षेत्र उसमें मूल्य वृद्धि या उसका रूप परिवर्तन करता है। हमने चाहे ब्रेड का उदाहरण जैसे मैंने कल लिया था, उसको भी यहां देख सकते हैं, कोई सा भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे दूध है तो दूध से हम पनीर बना रहे हैं, या उसी से हम खोआ बना रहे हैं, दूध से जो उत्पाद बना रहे हैं वो सब इस गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए एक महत्वपूर्ण सेक्टर और जिसे तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अब ये तृतीय क्षेत्र जो होता है, ये प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से थोड़ा अलग होता है। अब देखिए अलग कैसे होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र दोनों ही वे क्षेत्र होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन करते हैं। अब जैसे उदाहरण लें, उदाहरण के तौर पर हम देखें कि भाई गन्ने का उत्पादन किसान ने किया और चीनी का उत्पादन कारखाने में मिल मालिक के द्वारा, मजदूरों के द्वारा पूरे प्लांट में किया गया। तो अब इन दोनों के मध्य, यानी गन्ने को खेत से कारखाने में ले जाने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? क्या बिना परिवहन के पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। अब चलो कारखाने में पहुंच गया, कारखाने में पहुंचने के बाद वहां संचार की आवश्यकता होगी। कारखाने में बिना रिस्क के काम करने के लिए हमें बीमा की आवश्यकता होगी। तो कहने का मतलब इन दोनों गतिविधियों, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के सहायक के रूप में एक क्षेत्र और काम करता है जिसे हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं। ये स्वयं उत्पादन की गतिविधियों में प्रत्यक्षतः नहीं जुड़ा हुआ होता, बल्कि यह प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की सहायता करता है। जैसे मैंने अभी परिवहन का उदाहरण लिया, जैसे संचार का उदाहरण लिया, जैसे बीमा इंश्योरेंस का मैंने उदाहरण लिया, जैसे व्यापार का हम उदाहरण ले सकते हैं। तो इस प्रकार से तीसरा क्षेत्र जो इन दोनों का प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के सहायक के रूप में कार्य करता है, जो कि सहायक के रूप में कार्य करता है, इसलिए यहां वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता और यहां सेवाओं का उत्पादन होता है। इसलिए इसको हम कहते हैं सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र। इसके अंतर्गत हम देखें तो महत्वपूर्ण रूप से परिवहन, अभी उदाहरण बताया था मैंने परिवहन को लेकर के। दूसरा अगर उदाहरण हम देखें संचार। संचार का मतलब आजकल देख सकते हैं टेलीफोन को लेकर के या आजकल मोबाइल को लेकर के, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा अगर हम उदाहरण लें बीमा, बीमा मतलब इंश्योरेंस, इंश्योरेंस। चौथा अगर हम उदाहरण लेते हैं इसी के अंतर्गत तो व्यापार भी इसी में आता है। क्योंकि देखिए व्यापार में अगर देखें हम तो व्यापार में कहीं कोई वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो रहा, केवल वो पहले से ही उत्पादित वस्तुओं का क्रय विक्रय हो रहा है, इसलिए व्यापार भी इसके अंतर्गत आता है। इसी में हम सूचना प्रौद्योगिकी, आजकल जो काफी सूचना प्रौद्योगिकी जो काफी आज के समय में प्रासंगिक है, जिसमें हम देखते हैं बीपीओ, आईपीओ या एक तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर जनरेटिंग का काम चलता है। तो ये सब, इसके अलावा होटल है, इसके अलावा जहाजरानी सेवाएं हैं,
इसके अलावा सामुदायिक सेवाएं हैं जिसके अंतर्गत शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ये सभी सेवाएं इसके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं, जिसको हम सामुदायिक सेवाएं सामूहिक रूप से कहते हैं। तो इस तरीके से हम देखें किसी भी अर्थव्यवस्था को हम कितने भागों में विभक्त किया? 3 भागों में। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, एक बार रिपीट कर दूं। प्राथमिक क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कपास, गन्ना को उदाहरण दिए थे। द्वितीयक क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादित वस्तुओं का रूप परिवर्तन या मूल्य वृद्धि का काम किया जाता है, क्योंकि मुख्य रूप से यहाँ औद्योगिक गतिविधियां संपादित होती हैं, इसलिए इसे हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। और तृतीय क्षेत्र जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र द्वारा प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के सहायक के रूप में कार्य करता है, जो प्रत्यक्ष वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता, लेकिन प्राथमिक और द्वितीय के उत्पादन में सहायता प्रदान करता है, जैसे परिवहन है, संचार है, बीमा, प्रौद्योगिकी, ये सारे इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो ये बात हो गई हमारी एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र। अब बात थोड़ी आगे हम अगर करें तो अर्थव्यवस्था के इन क्षेत्रों में ये विभिन्न जो गतिविधियां मैंने बताई, अब यहीं से एक नया शब्द निकल करके आता है कि भाई इन अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रकों के द्वारा जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया गया है, इन सब का अगर योग कर दें, किनका? अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र यानी प्राथमिक, द्वितीयक और सेवा क्षेत्र तृतीयक, इन सब का योग अगर कर देते हैं तो सामान्य रूप से अभी समस्या को थोड़ा विस्तृत में बताऊंगा उसको बाद में, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम राष्ट्रीय आय की श्रेणी में रखते हैं। किसे रखते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र। अब इसको एक शब्द में अगर कहें कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रकों द्वारा, सभी क्षेत्र मतलब ये तीनों क्षेत्र, ठीक है, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित, जो भी यहां उत्पादन किया गया, उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। हालांकि इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, इसको मैं बात बताऊंगा आगे, ठीक है। तो अब यहां से हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब बात हम करें इसको लेकर के राष्ट्रीय आय। देखिए, कक्षा 10वीं के स्तर के अनुरूप में केवल यहां बात कर रहा हूं, 12वीं कक्षा के स्तर के अनुरूप, क्योंकि 12वीं कक्षा में विशुद्ध रूप से अर्थशास्त्र को पढ़ा जाता है, तो वहां इसकी जो परिभाषा है, इसकी अवधारणा है, वो थोड़ी व्यापक तल की हुई होती है। यहां केवल हम सामान्य जानकारी के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आर्थिक अवधारणाओं का जो अपना चैप्टर है, उसमें से कक्षा 10वीं में 3 अंक के प्रश्न आते हैं। कितने अंक के प्रश्न आते हैं? 3 अंक के। और 3 अंक में यहां एक अंक के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक अंक के कितने प्रश्न? 3 प्रश्न पूछे, सीधा 20 शब्दों का एक प्रश्न पूछा जाता है। ये तो परीक्षा की दृष्टिकोण से हमारी चर्चा है। लेकिन अगर देखें ज्ञानवर्धन के दृष्टिकोण से, अगर देखें हमारी नॉलेज को मजबूत करने के दृष्टिकोण से, तो फिर हमें समग्र रूप से अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों, परिस्थितियां आपके भी प्रतिकूल हैं और परिस्थितियां शैक्षणिक व्यवस्था के भी प्रतिकूल हैं। लेकिन एक बात हमें यहां ध्यान रखनी होगी कि जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, तो उस प्रतिकूल परिस्थितियों में
आपके द्वारा किया गया प्रयास महत्वपूर्ण होता है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि गांव में आग लगी होगी, आपने पहले ही हो सकता है सुना हो इसको। एक गांव में आग लगी थी, सभी लोग खड़े हुए थे, देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे। जब सभी लोग तमाशा देख रहे थे तो वहीं पर एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर के और आग बुझाने का प्रयास कर रही है। वह सब लोग देख रहे हैं कि एक चिड़िया है जो अपनी चोंच से आग बुझाने का प्रयास कर। एक व्यक्ति ने चिड़िया से पूछा कि आपकी चोंच में कितना पानी आता है जो आप क्या आप इस आग को बुझा पाओगी? चिड़िया ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। चिड़िया ने कहा कि मुझे ये तो नहीं पता कि मैं ये आग बुझा पाऊंगी या नहीं बुझा पाऊंगी, लेकिन इतना जरूर पता है कि जब भी ये बात की जाएगी कि गांव में आग लगी तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, ना कि आग लगाने वालों। विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण चीज ये है कि ऐसी विशेष विकट परिस्थितियों में आपका नाम सार्थक प्रयास करने वालों में लिखा जाता है या आपका नाम इन परिस्थितियों को बिगाड़ने वालों में लिखा जाता है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी।